क्लास 9th NCERT चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। हमने इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री हमने आपको पिछले वीडियो में बनाया। अब आइए देखते हैं इसमें चैप्टर में क्या दिया हुआ, यानी एक्सरसाइज 5.1। आओ समझते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्या है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ट्रू फॉल्स बताना। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। लिखा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, यानी एक बिंदु से केवल एक लाइन पास हो सकती है। बताओ सही है कि गलत है? ये गलत है। क्यों? एक पॉइंट लो और इस पॉइंट से कितने भी लाइन खींची जा सकती है। देखो इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। खींची जा सकती कि नहीं? किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। और जबकि इसमें क्या लिखा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द वन पॉइंट, इसलिए ये फॉल्स है। तो पहला आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है और इन्होंने कहा है एक पॉइंट से केवल एक लाइन खींची जा सकती है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखा जाए। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन व्हिच पास थ्रू डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर आपके सामने दिया जाए तो कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। अब फिर गलत हो गया उल्टा लिख दिया था। देखो इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक लाइन खींची जा सकती है बस, क्योंकि दूसरा लाइन अगर दूसरी डायरेक्शन खींचोगे तो दोनों पॉइंट टच नहीं कर सकता। यानी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन खींची जा सकती है, और इसमें लिखा है इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है, तो गलत लिखा कि नहीं लिखा? यानी दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, फॉल्स। आइए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। मिटा दे। तीसरा पॉइंट में इन्होंने क्या कहा? तीसरा पॉइंट है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इन ऑन बोथ द साइड। बिल्कुल, ये तो हम लोगों ने पढ़ा अभी पिछले वीडियो में, आप जा देख लीजिए। यानी किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को, जैसे टर्मिनेटेड लाइन कहलाता है, टर्मिनेटेड माने रुका हुआ लाइन, कहीं पर जा नहीं रहा, इसको हम दोनों डायरेक्शन में चाहे जितने दूर तक फैला सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन तक ले जा सकते हैं। यही बात इन्होंने कहा, यानी तीसरी बात ट्रू है। देखो फिर से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन द बोथ द साइड। दोनों साइड में इनडेफिनेटली यानी खूब लंबी दूरी तक खींचा जा सकता, अनंत तक खींचा जा सकता है। तो आपका तीसरा पॉइंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तीसरा पॉइंट आपका ट्रू हो गया। आइए चौथे पॉइंट पर बात करते हैं। चौथा लिखा इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं देन देयर रेडियस आर इक्वल। बिल्कुल सही बात कहा है। अगर दो इक्वल सर्कल हैं, सपोज करो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, और दोनों इक्वल है मतलब बराबर है, तो निश्चित रूप से इसका भी रेडियस आर होगा और इसका भी रेडियस आर होगा, एकदम बराबर होगा। एकदम सही बात कहा है। फिर से सुनिएगा। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं देन देयर रेडियस आर इक्वल, तो उनके त्रिज्याएं जरूर बराबर होंगी। एकदम सही बात कहा है, यानी चौथा पॉइंट भी आपका ट्रू हो गया। आइए अब पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट लिखा है एक फिगर बनाया गया, और फिगर देखते हैं। फिगर में ऐसे एक लाइन दी गई है, उसका नाम रखा है ए बी। फिर एक दूसरा लाइन बनाया है ऐसे, उसका नाम रखा है पी क्यू। फिर एक तीसरा लाइन खींचा गया है, उसका लाइन रखा है एक्स वाई। तीन लाइन खींचा गया, और उसके बाद दिया गया है इन फिगर 5.9 ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। गिवन है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। जी हाँ, ये तो एक्सियोम था हम लोग का। यानी किसी सेम लाइन के बराबर अगर जितनी चीज़ें होंगी वो सब की सब आपस में बराबर होंगी। देखो यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यानी पी क्यू के बराबर ए बी है, इसी पी क्यू के बराबर ए बी है, और इसी पी क्यू के बराबर एक्स वाई है। जब इसी के बराबर ये है और इसी के बराबर ये है, तो बताओ ए बी और एक्स वाई आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? सपोज करो ये 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का, तो 20 सेंटीमीटर का इसलिए 20 सेंटीमीटर ये भी हुआ। और अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो 20 सेंटीमीटर का ये भी हुआ। तो बताओ ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, फिर आपस में बराबर क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा, है ना। हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था, एक्सियोम में पढ़ा हुआ है।
कि अगर किसी सेम थिंग के इक्वल में कोई चीज़ें हैं तो वो आपस में बराबर होंगी, यानी इनका फिफ्थ पॉइंट भी ट्रू हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब आते सेकंड क्वेश्चन में। देखा, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइन फर्स्ट। क्या कोई और टर्म है जिसको पहले परिभाषित किया जाना जरूरी है? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? कैसे आप इनको डिफाइन करोगे? जैसे नंबर 1 पॉइंट था पैरेलल लाइन, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट है पैरेलल लाइन। हम सारे लिख लेते हैं पैरेलल लाइंस, सेकंड भी इसी समय लिख देते हैं परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। थर्ड दिया गया है रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ अ सर्किल। और चौथा पॉइंट दिया गया है स्क्वायर। अब इसमें यह कहा गया है कि सारे पॉइंट आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इनको डिफाइन करने के लिए और कुछ चीज़ चाहिए, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, यानी ये बताने की कोशिश किया गया है कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं, देखा जाए। अच्छा बताओ, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम एक्सियोम की बात करें तो आप कह सकते हो कि दो लाइन है और अगर उनके इंटीरियर एंगल 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री, तो फिर वो दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो लाइन को हम पैरेलल तब कह सकते हैं जब उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो। पैरेलल का मतलब ये हुआ कि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो। सपोज करो ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर। अगर दो ऐसी लाइन है जिनके बीच की गैप हरदम बराबर है, एकदम इक्वल है, तो समझो वो दोनों पैरेलल लाइन है। ये तो कहा गया। देखो क्वेश्चन है कंसीडर टू पोस्टुलेट, नहीं, ये लिखा है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबकी डेफिनेशन समझानी है। आर देयर एनी अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइन फर्स्ट? क्या कोई ऐसी चीज़ जिसको पहले डिफाइन होना जरूरी है? अब बिल्कुल डिफाइन यही जरूरी है। जब आपको लाइन के बारे में पता होगा, एंगल के बारे में पता होगा, तो इनके बारे में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो दो पैरेलल लाइंस को अगर आपको समझाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइन को हम तब पैरेलल लाइन कह सकते हैं जब उनके बीच का गैप हमेशा बराबर हो। और अगर हम एक्सियोम की तरफ से देखना चाहें तो एक्सियोम में साफ साफ लिखा हुआ, पोस्टुलेट में साफ साफ फिफ्थ पोस्टुलेट दिया हुआ है कि अगर उनके दोनों के बीच में लेस देन 180 बनेगा तब वो जाकर कहीं मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर इक्वल टू 180 रहेगा तो कभी नहीं मिलेंगे, यानी वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, आइए सेकंड है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर समझते हैं, यानी दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसी गिरे कि उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाए। देखो एक लाइन ऐसे जा रहा और एक लाइन ऐसे जा रहा, अब इनके बीच में क्या है, ये परपेंडिकुलर बन गया। परपेंडिकुलर मतलब लंब कहते हैं इसको, 90 डिग्री, यानी इनके बीच जब 90 डिग्री के एंगल बने तब हम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अपने घर में देखेंगे तो ये जो दीवारें हैं, फर्श है ज़मीन पर, उसके ऊपर दीवारें हैं, एकदम 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कोई पिलर आप देखोगे तो ज़मीन से वो एकदम 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो ये होता है 90 डिग्री। तो इन्होंने यही कहा कि क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? जी हाँ, डिफाइन करेंगे कि तभी डिफाइन होगी जब एक दूसरे के ऊपर ऐसी गिरे कि यहाँ पे 90 डिग्री बन जाए, फिर उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ द सर्किल? किसी सर्किल के रेडियस का मतलब क्या होता है? रेडियस का मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जो इसके सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। देखो हमने इतनी सारे लाइन खींच दिया, तो रेडियस का मतलब होता है कि सर्किल के अंदर एक ऐसा पॉइंट हो जिसे सेंटर हम कहते हैं, जो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द सरकमफ्रेंस, यानी इस परिधि से बराबर दूरी पर होना चाहिए। यानी ये भी आर है तो ये भी आर है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, यानी बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि 20 सेंटीमीटर हो, ये 10 सेंटीमीटर, तब सर्किल नहीं बन पाएगा। रेडियस का मतलब होता है कि रेडियस आपस में सेम होता है, चाहे अनंत सर्किल खींच दो, अनंत रेडियस खींच दो किसी सर्किल के अंदर में, वो सारे रेडियस की लेंथ हमेशा बराबर होगी। यही उसकी खूबी है, यही उसकी विशेषता है कि रेडियस किसी भी सर्किल के अंदर में चाहे जितने रेडियस खींचे जाएंगे सारे रेडियस बराबर होंगे। त्रिज्या
सारी त्रिज्याएं बराबर होंगी। ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, इसकी खूबी होती है। अब चलो स्क्वायर क्या होता है, देखो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर के बारे में डिफाइन करो। क्वाड्रिलेटरल होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड सेम होती है, सेम मतलब अगर 20 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, एकदम बराबर होती है। ठीक, एक पहली खूबी हो गई। दूसरी खूबी होगी इसके सारे जो एंगल होंगे वो सब राइट एंगल होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। दो बात हो गई। अब एक और खूबी होती है इसके अंदर, जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, ये डायगोनल सेम होते हैं, एकदम सेम। अगर सपोज करो ये 25 सेंटीमीटर तो ये भी 25 सेंटीमीटर है। ये है आपका स्क्वायर, देखा आपने। तो ये आपने देखा कि सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट दिए गए थे और उन्हें कैसे हम डिफाइन करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट के बारे में पूछा गया है, आओ इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो दो पोस्टुलेट कौन से दिए गए। फर्स्ट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। देखो फर्स्ट पोस्टुलेट में दिया है कि कोई एक लाइन दी गई है ए और बी, इसके बीच में कोई पॉइंट सी है जो ए और बी के ठीक बीच में है। ठीक है, लिख दिया। और सेकंड पोस्टुलेट दिया गया है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि कहीं पर कोई 3 पॉइंट दिए गए हैं जो सेम लाइन में नहीं है, कहीं पर 3 पॉइंट दिए गए हैं जो सेम लाइन पर नहीं है। देखो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, 3 पॉइंट ऐसे दिए गए हैं जो सेम लाइन पर नहीं है। देखो तो बिल्कुल सेम लाइन पर, अगर हम इधर लाइन खींचते हैं तो ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे, इधर खींचते हैं तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, इधर खींचते हैं तब भी 2 पॉइंट मिल जाएंगे। यानी तीनों एक पॉइंट पर, तीनों एक लाइन पर नहीं मिल सकते, सेम लाइन पर नहीं है। तो अब बताना क्या है इसमें। अब ये तो 2 पोस्टुलेट दिए गए हैं। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। अब देखो अनडिफाइंड टर्म में क्या दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट ने दिया है कि सी कोई ऐसा पॉइंट जो ए और बी के बीच में है, तो बीच में का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में होने का मतलब एग्जैक्टली बीच में है या फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। अनडिफाइंड कहा। अनडिफाइंड का मतलब ये हुआ कि क्या ऐसी चीज़ है जो कुछ हिडन है यहाँ पर। हाँ देखिए बिटवीन कह देना, बिटवीन समझे। जैसे बिटवीन का मतलब इन दोनों हाथों के बीच में मेरा सिर है, तो सिर हमारा एकदम बीच में है कि देखो ऐसे है या ऐसे है, एग्जैक्टली बीच में है। अगर ये कह दिया एग्जैक्टली बीच में है तो फिर ए सी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। अगर बराबर है तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है, डू दिस पोस्टुलेट कैन बी अनडिफाइंड टर्म, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंस। क्या ये दोनों पोस्टुलेट कंसिस्टेंस है, हो सकते हैं, एग्जिस्ट हो सकते हैं, या डू दे फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट डिफाइंड। क्या यूक्लिड को पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं। हाँ भाई फॉलो कर रहे हैं। देखो ये देखो ए और बी के बीच में सी पॉइंट है और तीनों पॉइंट एक लाइन में है, बिल्कुल है। और अगर तीनों पॉइंट ऐसे हों जो एक लाइन पर ना हो, इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है, सीधी रेखा में नहीं है। बस इतनी सी बात है। दरअसल ये चैप्टर कुछ ऐसा है कि इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, जैसे कुछ लगाने जैसा, आपको खिल समझने जैसा है कि इनके पोस्टुलेट देखिए और समझ लीजिए वो क्या कह रहे हैं, बस यही इतना समझना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। लिखा इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। देखो यहाँ पर कह दिया 4th नंबर में, ये बिल्कुल कह दिया कि ए बी कोई लाइन है जिसके बीच में सी है और गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी। पहले देखिए इसका मतलब सी जो है एग्जैक्टली बीच में है। ठीक है, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो आपको प्रूव करना है कि जो ए सी है वो बी सी ए बी का हाफ है, एग्जैक्टली हाफ ए बी। अच्छा बिल्कुल कर सकते कि नहीं कर सकते। ए सी इज इक्वल टू बी सी आप कह रहे हो, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है, बोलो बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ए सी हम ऐड कर दें। देखो इधर भी प्लस ए सी कर दे रहे हैं और इधर भी प्लस ए सी कर रहे हैं। ये तो हमारा पोस्टुलेट वो है एक्सियोम कि अगर कोई बराबर चीज़, दो बराबर चीज़ों में जोड़ी जाए तो वो भी आपस में बराबर होगी। तो बताओ ए सी प्लस ए सी, यहाँ 2 AC हुआ कि नहीं हुआ।
और यहाँ क्या हुआ, BC प्लस AC, BC प्लस AC इज इक्वल टू क्या हुआ, AB हुआ कि नहीं हुआ। ये BC और AC दोनों ऐड करोगे तो क्या बनेगा, AB बनेगा। तो बताओ 2AC इज इक्वल टू AB हुआ, तो अगर AC इज इक्वल टू करें तो क्या निकलेगा, ये 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/2 AB, और ये आपका प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था कि अगर वो एग्जैक्टली बीच में है, यानी AC इज इक्वल टू BC है, तो प्रूव करिए AC इज इक्वल टू हाफ AB, बिल्कुल प्रूव हो गया। ठीक है, एक्सप्लेन बाय द ड्राइंग करके हमने आपको दिखा दिया। ये 4th क्वेश्चन था। देखो कितने छोटे छोटे, केवल समझ पर आधारित क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है, ये केवल समझ है। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट लाइन AB, बिल्कुल सही है। 5th क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि जो पॉइंट C है AB और C था, तो C को हम मिड पॉइंट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट, बिल्कुल सही कहा। किसी भी लाइन का जो मिड पॉइंट होता है वो सिंगल पॉइंट होता है। ऐसा नहीं हो सकता किसी लाइन के 2 मिड पॉइंट हो जाए, इम्पॉसिबल। किसी भी लाइन का चाहे जितना बड़ा लाइन हो, उसका कोई एक ही मिड पॉइंट होगा, 2 मिड पॉइंट नहीं हो सकता। मतलब अगर आप रस्सी से इसको देखना चाहें तो रस्सी से अगर इतनी बड़ी रस्सी हो, इसको घुमा के लाओ इसके ऊपर, तो ये कहीं न कहीं ऐसी जगह पर ही मुड़ेगा और वही उसका मिड पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, यही बताना था कि आपको यह एक्सप्लेन करना है कि किसी भी लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, मतलब 2, 4, 5 मिड पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, और ये तभी प्रूव होगा जब हम लोग तुरंत कह देते हैं कि भाई AC की वैल्यू क्या है, हाफ AB, BC की वैल्यू क्या है, हाफ AB, AB हाफ AB है। देखो जैसे अभी भी मैंने प्रूव किया था 4th में, तो हम लिखते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू हाफ AB, ऐसे हम AB लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू हाफ AB, यानी AB का हाफ जो होगा वही मिड पॉइंट होगा, इसके अलावा कोई और मिड पॉइंट नहीं होता है। ये 5th क्वेश्चन था। आइए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन फिगर 5.10, चलो मैं बनाता हूँ। एक फिगर बनाया गया, A, B, C और D बना दिया। इसमें कहा गया है इफ AC प्लस, 5th क्वेश्चन है, लिखा है इफ AC इज इक्वल टू BD गिवन है, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। प्रूव करो कि AB इज इक्वल टू CD। अब देखो क्या करना है, देखो BC तो सेम है कि नहीं। इन्होंने कहा AC, देखो यहाँ मैं कर रहा हूँ AC इज इक्वल टू BD गिवन है। अच्छा बताओ AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम AB प्लस BC कह सकते हैं। AC को हम क्या कह सकते हैं बताओ, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। देखो इसको मैं लिख रहा हूँ AB प्लस BC। अच्छा बताओ हम BD को क्या कह सकते हैं, BD को लिख सकते हैं CD, यानी CD और प्लस BC लिख सकते हैं, CD प्लस BC कह सकते हैं। अब देखो ये BC दोनों में सेम है, माइनस कर दो, दोनों साइड में BC माइनस कर दो, क्योंकि हम लोग का वो है एक्सियोम है कि अगर 2 चीज़ें बराबर हैं और उसमें से कोई बराबर चीज़ माइनस करो तब भी वो बराबर हो जाएंगे। तो इसमें से भी हम BC माइनस करते हैं और इसमें से हम BC माइनस करते हैं, लो माइनस कर दो। तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, AB बचेगा और वहाँ क्या बचेगा, CD बचेगा। AB इज इक्वल टू CD आपका प्रूव हो जाता है, यही प्रूव कहा गया। बात समझ पा रहे, फिर से देखो AC इज इक्वल टू BD गिवन था ये, और हमको प्रूव करना था AB इज इक्वल टू CD। हमने क्या किया, AC को हमने क्या लिखा AC प्लस BC, और BD को हमने क्या लिखा BC प्लस CD। अब हमने दोनों तरफ BC देखा और BC को माइनस कर दिया, और BC को माइनस किया तो यहाँ AB बचा, यहाँ CD बचा, AB इज इक्वल टू CD बराबर है। तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं 6 क्या है, सॉरी ये 6 था, 6 कंप्लीट हुआ। 5th तो हम लोगों ने देख लिया, ये 6 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है 7th। आइए 7th देखते हैं। 7th में लिखा है व्हाई द एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। बताओ 5th एक्सियोम को क्यों यूनिवर्सल कहा जाता है। अच्छा 5th एक्सियोम था क्या, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल है, जो बड़ी चीज़ है, वो अपने पार्ट से बड़ी होती है। भाई ये बताओ कहाँ नहीं प्रूव है ये,
किसी भी चीज़ में आप देख लो, किसी बड़ी चीज़ को टुकड़े कर लो आप, तो वो जो बड़ा चीज़ है उसकी जो वैल्यू होगी वो अपने टुकड़े से ज़रूर बड़ी होगी। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब जगह लागू है, केवल नॉट ओनली द मैथ, ये सब जगह लागू है कि जो होल होता है वो सदैव आपका इससे बड़ा होता है, पार्ट से बड़ा होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट, इट अप्लीकेबल ऑन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लागू होता है, इसे कोई गलत नहीं सिद्ध कर सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उसका पार्ट उसके होल से बड़ा हो जाए। एग्जाम्पल से मैंने बताया था कि मान लो मैं 75 kg का हूँ तो मेरी बॉडी का कोई भी आर्गन 80 kg का होगा, ऐसा हो सकता है? मेरे बॉडी का कोई भी आर्गन 80 kg का होगा और मेरी होल बॉडी 75 kg की है? इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी बॉडी है सभी आर्गन से मिलकर बनी है, उन्हीं पार्ट से मिलकर बनी है। तो जो पार्ट के टोटल वैल्यू होगी प्लस करके वो सारी बॉडी की वैल्यू मानी जाएगी, यानी कोई भी पार्ट हमारा कभी भी बॉडी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, थैंक यू।